इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे लोक अदालत और आगे की जो आप लोगों को पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार अपनी कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले नागरिक शास्त्र के एक अध्याय द जुडिशियरी में पढ़ना है। यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका की बात हो रही है और न्यायपालिका अध्याय में हम लोगों ने अलग अलग कक्षाओं के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स को कवर किया है, जो भी आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम और पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने न्याय पंचायत की बात की थी और बात किया था कि न्याय पंचायत जो है ये वर्क कैसे करता है, ये होता क्या है। अब हम लोग इस अध्याय को इस कक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले बात करेंगे इस कक्षा में लोक अदालत की, कि आखिर ये लोक अदालत का कंसेप्ट क्या कहता है, लोक अदालत का धारणा क्या कहता है, लोक अदालत का परिभाषा क्या कहता है। तो आते हैं लोक अदालत में। आप लोग जो सामने यह लिखा हुआ देख रहे हैं, यह स्मार्ट बोर्ड पर पारस प्रकाशन का पुस्तक का डिजिटल फॉर्मेट है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। यह जो है आपके पुस्तक में पृष्ठ संख्या 168 पे मिलेगा और 168 पर आप इसको देख सकते हैं अपने पारस प्रकाशन के पुस्तक के सामाजिक विज्ञान में। अब बात करते हैं लोक अदालत की। लिखा हुआ है द इंडियन कोर्ट आर बर्डन विद द पेंडिंग केसेज। हमारा जो भारतीय न्यायालय है, भारतीय न्यायालय के पास बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं, बहुत सारे ऐसा जो पेंडिंग केस है, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो पेंडिंग है, यानी कि सालों साल से वो वैसे के वैसी ही स्थिति में है या फिर थोड़ा बहुत उसमें आगे बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकला है। यही कहा जा रहा है कि भारतीय न्यायालय के पास बहुत सारे पेंडिंग केसेज हैं। पेंडिंग केस का मतलब है बहुत सारे ऐसे आधे अधूरे अनसॉल्व्ड केसेज हैं जो अदालत में याचिका के तौर पर आ तो चुका है, लेकिन उसका कोई अभी तक समाधान नहीं हुआ है। यहां तक कि याचिकाकर्ता की भी मृत्यु हो चुकी, लेकिन फिर भी वो समाधान अभी तक वो केस जो है आगे बढ़ा ही नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं भारतीय न्यायालय के सामने, या फिर कहें तो भारतीय न्यायालय में, अलग अलग न्यायालय में, अलग अलग अदालत में। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट, तो स्टेट लेवल पर डिफरेंट हाई कोर्ट्स, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अलग अलग सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करते हैं और यहीं पर ये सारे अदालत जो है वो पेंडिंग है। द पीपल हैव टू वेट फॉर जस्टिस फॉर सेवरल ईयर। अब लोगों को न्याय के लिए जाते तो वो न्यायपालिका में है, जा तो रहे हैं, वो न्याय के लिए जा तो रहे हैं वो न्यायालय में, न्याय के आलय में, न्याय के घर में, ताकि उनको न्याय मिल जाए। लेकिन सालों साल निकल जाता है, इंसान ही निकल जाता है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे केस में, सारे केस में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस में, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है जहां पर बहुत जल्द भी त्वरित न्याय भी मिले हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे केस है जहां अभी भी न्याय की बात वहीं की वहीं है। बिसाइड, इसके अलावा, इसके साथ साथ, इट इज फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो ऑन द पुअर पीपल। अब इतना लंबा जाएगा कोई भी मुकदमा, तो जो गरीब लोग हैं उनके पास तो ये फाइनेंशियल बर्डन होगा, डेली आना जाना, प्लस अगर वो फाइनेंशियल अगर केस होगा तो वो अगर उनको मुआवजा नहीं मिल रहा होगा या किसी ने हथिया लिया होगा, कब्जा कर लिया होगा उनके जमीन को, तो वो सारी चीजें तो ऐसे ही आर्थिक लॉस दे रहा है। प्लस न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए इधर उधर भटकना, उसमें इधर उधर भ्रष्टाचार के तहत पैसा देना, लोगों को देना कि ताकि न्याय करा दो, आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सारा कुछ जो है ये गरीब लोगों के लिए एक बर्डन और बड़ा हो जाता है। द प्रॉब्लम ऑफ डिले एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लेड टू द राइज ऑफ लोक अदालत। यही जो देरी, विलंब और जो फालतू का पैसा जो खर्च होने वाला जो स्थिति बन जाता है, इसी आधार पर एक नए अदालत या फिर एक नया कंसेप्ट अदालत का, न्यायालय का आता है, जिसको हम लोग लोक अदालत कहते हैं। यानी कि लोक अदालत की बात तब आती है जब हमारे बाकी अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सारे जगहों पर अगर सुनवाई नहीं होती है या फिर सुनवाई में लंबा समय लग जाता है, तब एक नया कंसेप्ट आता है लोक अदालत का। लोक अदालत इज लाइक अ सिविल कोर्ट। जैसा कि हम लोगों ने देखा था सिविल कोर्ट क्या होता है और क्रिमिनल कोर्ट क्या होता है, तो लोक अदालत जो है वो सिविल कोर्ट के
तरह होता है के तहत होता है, जहां पर सोशल और जो पर्सनल इश्यूज हैं उन सारे चीजों को, सामाजिक इश्यूज हैं उन सारे चीजों को कवर किया जाता है। दीज कोड पुट एम्फेसिस ऑन arbitration or compromise. When no compromise is reached, the matter goes to the court. ये जो अदालत है ये समझौता कर कर, आर्बिट्रेशन और कॉम्प्रोमाइज का मतलब, आर्बिट्रेशन एक लीगल शब्द है जिसका अर्थ कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि दोनों पक्ष यानी कि जो पक्ष याचिका है, याचिका करता है यानी कि याचिका कर रहा है, और जिसके खिलाफ याचिका कर रहा है, दोनों को बुलाया जाता है, बैठाया जाता है, आपस में कॉम्प्रोमाइज करके, समझौता करके, आर्बिट्रेट करके, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस के तहत, नेगोशिएशन के प्रोसेस के तहत उन लोगों के समस्या को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यही लोक अदालत में कार्य होता है। और अगर वहां पर यह सारी चीजें नहीं सुलझती है, बार बार और अलग अलग प्रयास से भी यह सारी चीजें नहीं सुलझती है, तो फिर ये ऊपर के अदालत में भेज दिया जाता है। If both the parties get ready to compromise, the decision is binding on the parties. अगर दोनों पार्टी यानी कि याचिकाकर्ता, जो याचिका कर रहा है, जो मुकदमा कर रहा है, और जिसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, अगर ये दोनों कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, दोनों समझौता कर लेते हैं, तो मामला वहीं पर खत्म हो जाता है और दोनों पक्ष को ये चीज हमेशा के लिए मानना पड़ेगा, क्योंकि वह सारा कुछ ये जो हो रहा है ये लिखित रूप से हस्ताक्षर के तौर पर हो रहा है। तो ये नहीं कि अभी मान लिए और बाद में जाकर फिर लड़ लिए, तो ये चीजें नहीं होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर इस पर कार्रवाई होगा, इस पर फिर अलग केस हो जाएगा। The लोक अदालत have proved to be successful in settlement of motor accident claim cases, family dispute, labor dispute, dispute relating to पब्लिक सर्विसेज लाइक टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, बैंक रिकवरी केसेज etc। ये जो लोक अदालत है ये कहां पे ज्यादा सक्सेसफुल है, तो ये घरेलू जो मैटर है उसमें ये एक लोक अदालत बैठता है, या फिर कहें तो अगर लोकल भाषा में कहें तो एक पंचायत बैठता है, और ये इन सारे लोगों के मसले को सॉल्यूशन देने का कार्य करते हैं, समाधान देने का कार्य करते हैं। चाहे लेबर डिस्प्यूट हो, चाहे डिस्प्यूट जो हो पब्लिक सर्विस के आधार पर, लोक सेवा के तहत हो, चाहे वो टेलीफोन वाला डिस्प्यूट हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिस्प्यूट हो, बैंक से पैसे वैसे की जो लेन देन है इसमें कोई डिस्प्यूट हो, ये सारे चीजों का समाधान जो है ये लोक अदालत के तहत अच्छे तरीके से किया जाता है। लोक अदालत यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी अगर लोक अदालत से बात नहीं बनती है तो ये ऊपर के अदालत में जाता है। यह जो चित्र है पृष्ठ संख्या 168 पर, यह लोक अदालत का चित्र है, जहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर फैसले देने का प्रयास किया जा रहा है इस चित्र के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लोक अदालत में आगे और क्या क्या देखना है। द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड ऑन 14 मार्च 1982 एट जूनागढ़ इन गुजरात। भारत देश के गुजरात राज्य के जूनागढ़ में भारत का पहला लोक अदालत गठित हुआ था, बैठा था 14 मार्च 1982 को। ये अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन कर चुके हैं, ये देख लें। 14 मार्च 1982 भारत का एक ऐतिहासिक दिन है लोक अदालत के लिए, क्योंकि लोक अदालत की शुरुआत औपचारिक रूप से इसी दिन हुई थी भारत देश के गुजरात राज्य के जूनागढ़ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द हाई कोर्ट। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की बात कर ली, वहां पर अपॉइंटमेंट कैसे होता है चीफ जस्टिस का और बाकी 25 जजेज का, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हम लोग बात करेंगे स्टेट लेवल पे आ चुके हैं, तो स्टेट लेवल पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है हाई कोर्ट के जजेज का, यानी कि जो स्टेट लेवल पे, जो राज्य स्तर पर और केंद्र शासित स्तर पर जो सर्वोच्च अदालत होता है उसे हम लोग उच्च न्यायालय, अंग्रेजी में हाई कोर्ट कहते हैं। तो अब इन लोगों की, यहाँ के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है उस चीज की बात करेंगे अब हम लोग पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। लाइक द सुप्रीम कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑल्सो हैव 1 चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश और बाकी 25 अदर जजेज होते थे। तो यहां पर भी वही होता है, यहां पर भी एक चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, और बाकी और भी न्यायाधीश होते हैं। वहां पर 25 होते थे, यहां पर और भी होते हैं, मतलब यहां पर 25 नहीं ज्यादा होते हैं।
द नंबर ऑफ जजेज ऑफ द हाई कोर्ट में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये जो जजेज की संख्या है, न्यायाधीशों की संख्या है हाई कोर्ट्स के, ये राज्य स्तर पर बदलते रहते हैं। किसी राज्य में कम, किसी राज्य में ज्यादा, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में ज्यादा हो सकता है। यह संविधान के तहत यह प्रावधान है। यह एक चित्र है हाई कोर्ट का। यह हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो कि उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय है, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य का सर्वोच्च न्यायालय जो है, अगर राज्य की बात करें तो, हाई कोर्ट की बात करें तो इलाहाबाद में है। अगर आप देखेंगे अधिकांश जो हाई कोर्ट्स हैं वो राज्य की राजधानियों में होता है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर राजधानी में न होकर उसके दूसरे शहर में, दूसरे इंपॉर्टेंट शहर में, महत्वपूर्ण शहर में, नगर में उसका हाई कोर्ट है। उसका एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसका उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद में है, जो कि अब प्रयागराज कहलाता है। प्रयागराज शहर है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद ही है, प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं है। ये इलाहाबाद के नाम से ही अगर पूछा जाता है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ही कहेंगे, प्रयागराज नहीं कहेंगे। शहर प्रयागराज, उच्च न्यायालय इलाहाबाद। जब बदलेगा तो बदलेगा, अभी तो नहीं बदला है। आगे, द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट इज appointed by the president of India after consulting the chief justice of Supreme Court and the governor of that particular state। कहा जा रहा है कि जो राज्य के, यानी कि जो हाई कोर्ट है, यानी कि जो उच्च न्यायालय है, उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। दो व्यक्तियों से पूछकर, दो व्यक्तियों से सलाह मशवरा लेकर, कंसल्ट करके, परामर्श लेके, वो जो दो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और जिस राज्य का हाई कोर्ट है उसके राज्यपाल। यानी कि राज्य के राज्यपाल और देश के सुप्रीम कोर्ट का इकलौता सुप्रीम कोर्ट होता है, इकलौते सुप्रीम कोर्ट के इकलौते मुख्य न्यायाधीश से कंसल्ट करके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो, भारतीय राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त करते हैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। फॉर द सिलेक्शन ऑफ अदर जजेस, बाकी जजेस के लिए, बाकी न्यायाधीशों के लिए हाई कोर्ट्स के, द प्रेसिडेंट में ऑल्सो कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड स्टेट। यहां पर प्रेसिडेंट के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है, भारतीय राष्ट्रपति जो है, बाकी जजेज यानी कि बाकी न्यायाधीश जो हाई कोर्ट्स के होते हैं, यानी कि उच्च न्यायालय के होते हैं, उनकी नियुक्ति करता है। लेकिन अगर वो चाहे, अगर उसका मन करे तो वो उस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस से परामर्श ले सकता है। में लिखा हुआ है, में का मतलब है ले सकता है, अगर इच्छा करे तो। मस्ट नहीं है, मस्ट का मतलब होता है कि ये प्रोसेस के तहत लेना ही है। में ऑल्सो कंसल्ट का मतलब है कि अगर राष्ट्रपति को मन करे तो वो ले सकता है, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बने, कुछ ऐसा बने सिचुएशन, कुछ ऐसा माहौल बने, तो फिर वहां पर चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट्स का, जिस हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति करनी है, बाकी जजेस की नियुक्ति करनी है, उसका कंसल्टेशन लिया जा सकता है, परामर्श लिया जा सकता है। नहीं तो प्रेसिडेंट इज एनफ, प्रेसिडेंट जो है वो काफी है नियुक्ति करने के लिए, नियुक्त करने के लिए किसी भी हाई कोर्ट के बाकी जजेस का। जबकि हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके लिए तो वो दो व्यक्ति का कंसल्ट लेता ही लेता है, एक राज्यपाल उस राज्य के और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन फॉर द हाई कोर्ट जज। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए क्या अनिवार्य योग्यता है, उसकी बात कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम द जज ऑफ हाई कोर्ट अ कैंडिडेट क्या क्या होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था कि भारतीय होना चाहिए। भारत के किसी राज्य में बन रहा है या भारत के सर्वोच्च न्यायालय का बन रहा है तो भारत का ही ना होना चाहिए, बाहर का थोड़ी बनेगा। must have at least 10 year of experience as an advocate in that state। दूसरा योग्यता क्या होना चाहिए कि वो जिस राज्य
के उच्च न्यायालय में जज बनना चाहता है वो उस राज्य के बाकी न्यायालयों में कम से कम 10 साल का कार्य अनुभव लिया हुआ होना चाहिए। यानी कि अगर वो 10 साल या 10 साल से ज्यादा का कार्य अनुभव, 10 वर्ष से ज्यादा का कार्य अनुभव लिए हुए है उसी राज्य में, जिस राज्य के हाई कोर्ट में वो जज बनना चाहता है, न्यायाधीश बनना चाहता है, तो ये उसकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मानी जाएगी, यह उसका एक योग्यता माना जाएगा। आगे तीसरा, मस्ट बी अ वेल नोन राइटर इन द फील्ड ऑफ लॉ ऑन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। यानी कि एक प्रसिद्ध राइटर, लेखक भी होना चाहिए लॉ के फील्ड में, यानी कि कानूनी एक साहित्यकार या फिर लेखक के तौर पर उसकी प्रसिद्धि होनी चाहिए कानून के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में, और बाकी जो पैनल मेंबर होते हैं जो नियुक्त करते हैं, यानी कि साक्षात्कार और बाकी जो प्रोसेस में जो पैनल मेंबर होते हैं उनके नजर में वो एक लेखक, जाना माना एक लेखक, कानूनी लेखक होना चाहिए। यानी कि अगर किसी को हाईकोर्ट का जज बनना है तो वो भारत के हाईकोर्ट का जज, तो वो भारतीय होना चाहिए। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए उसी राज्य में जिस राज्य में वो बनना चाहता है हाईकोर्ट का जज यानी कि न्यायाधीश। और तीसरा है कि वो कानून का एक, यानी कि कानून के क्षेत्र के अलग अलग विषयों का एक जाना पहचाना नाम लेखक के तौर पर होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं टेन्योर, कार्यकाल की बात करते हैं। टेन्योर का मतलब कार्यकाल होता है, एक हाईकोर्ट के जज का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या कितने समय का होता है। तो द जज ऑफ द हाई कोर्ट रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर्स। 62 साल तक एक व्यक्ति जो है हाईकोर्ट का जज बन सकता है। 62 वर्ष में उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है, यानी कि वो रिटायर हो जाता है। आगे, दे मे रिजाइन फ्रॉम ऑफिस इन राइटिंग। अगर वो चाहे तो कोई रोक कर थोड़ी रख लेगा किसी को, तो वो चाहे तो वो अपने पद से उससे पहले भी छोड़ सकता है, अपने पद को पहले भी छोड़ सकता है रेजिग्नेशन के प्रोसेस के तहत। आगे पृष्ठ संख्या 168 से 169 पर आते हैं। दे कैन बी ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब वही बात है, महाभियोग या फिर अविश्वास प्रस्ताव के तहत अगर अगले का कैरेक्टर सही नहीं हो, अगले में न्याय करने की कैपेबिलिटी सही नहीं हो, तो फिर वहां के विधायिका यानी कि वहां के विधानसभा के मेंबर के आधार पर, के वोटिंग के आधार पर, के महाभियोग और अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर उसको यानी कि उस जज को हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट के प्रोसेस के तहत भी हटाया जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था कि वहां पर संसद में जो सांसद हैं वो इंपीचमेंट के प्रोसेस के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस को हटा सकते हैं। तो यहां पर चूंकि यह राज्य से जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर विधानसभा होगा, विधानसभा में विधायक होते हैं और संसद में सांसद होते हैं, पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधानसभा कहते हैं उसमें एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लोग विधायक कहते हैं। इनके प्रोसेस के तहत और महाभियोग के तहत हाई कोर्ट्स के जजेज को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाया जा सकता है। दूसरा, ये खुद रिजाइन देकर अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं। और तीसरा, अगर रहना चाहें तो 62 साल तक ही रह सकते हैं, 62 साल के बाद तो सेवानिवृत्ति यानी कि सेवानिवृत्त कर ही दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर ही दिया जाएगा। तो ये टेन्योर है मैक्सिमम 62 वर्ष, यानी कि अधिकांश 62 वर्ष जो है एक जज का हाई कोर्ट का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने देखा था 65 वर्ष होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष रिटायरमेंट एज यानी कि सेवानिवृत्ति का उम्र, और हाई कोर्ट्स में यानी कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में 65 और उच्च न्यायालय में 62। अब हम लोग बात करेंगे सैलरीज एंड अदर अलाउंसेज का। लेकिन सैलरीज एंड अदर अलाउंसेज जो हाई कोर्ट के जजेज को और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिलता है, ये हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। इस कक्षा में यहीं पे रुकते हैं, अगली कक्षा में जब आएंगे तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सैलरीज एंड अदर अलाउंसेज, और इसके आगे की बात करेंगे पृष्ठ संख्या 169 पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार।